हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे काइनेमेटिक्स के बारे में, यानी शुद्ध गतिकी के बारे में, जिसमें हम तीसरा और चौथा चैप्टर साथ में डील करेंगे, जो कि सरल रेखा में गति और समतल में गति है। दोनों ही काइनेमेटिक्स के पोर्शन है, जिसमें हम केवल और केवल ऑब्जेक्ट्स के मोशन की स्टडी करते हैं। ये जानने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे कि ये मोशन क्यों हो रहा है, केवल और केवल मोशन को डिस्कस करेंगे और उसके कुछ पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि भौतिक राशियों को दिशा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक अदिश राशियाँ, जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण और मात्रा की आवश्यकता होती है, और जिन्हें हम बीजगणितीय रूप से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। तथा दूसरी राशि जो है वो है सदिश राशि। ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए हमें उनके परिमाण और मात्रा के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होना आवश्यक है। उन राशियों को हमने सदिश राशियाँ कहा था, और इन्हें हम बीजगणितीय रूप से जोड़, घटा, गुणा और भाग नहीं कर सकते। इनके लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं जो हम आगे के वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अब हम ये बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में कि किसी सदिश को रिप्रेजेंट किस प्रकार से किया जाता है, और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स यानी कि सदिशों का निरूपण। देखिए, हम जो यहाँ पे काइनेमेटिक्स में सदिश पढ़ते हैं, वो मैंने आपको बताया था कि काइनेमेटिक्स में हम बेसिकली केवल और केवल पोलर वेक्टर को डिस्कस करते हैं, यानी ध्रुवीय सदिश को डिस्कस करते हैं। ऐसे सदिश जो किसी सरल रेखा के अनुदिश होते हैं, उन्हें हम ध्रुवीय सदिश कहते हैं। तो सदिशों के निरूपण में हम क्या बात करते हैं कि किसी भी सदिश को हम एक रेखाखंड द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? रेखाखंड द्वारा व्यक्त करते हैं। उस रेखाखंड के एक सिरे पर हम एक तीर का निशान बना देते हैं। यानी अगर हमें किसी सदिश को व्यक्त करना है तो हम एक रेखाखंड बनाते हैं और उस रेखाखंड के सिरे पर हम तीर का निशान बना देते हैं। ठीक है, ये किसी भी सदिश को व्यक्त करने का तरीका होता है। अब इसका ये जो बिंदु है जहाँ से ये तीर स्टार्ट होता है, उस बिंदु को हम इसका प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, और नॉर्मली इसे इसका पूछ बिंदु कहते हैं, यानी टेल पोर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेल। तीर वाले भाग को हम इसका शीर्ष कहते हैं, यानी कि इसका हेड कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो रेखाखंड की लंबाई होती है गाइस, जो रेखाखंड की लंबाई है, वो लंबाई किसी सदिश के परिमाण के समानुपाती होती है। मान लेते हैं इसकी जो लंबाई है वो सदिश के परिमाण के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? परिमाण के समानुपाती होती है। क्लियर है? तो किसी भी सदिश को हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं? किसी भी सदिश को एक रेखाखंड द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसमें आगे एक तीर लगा दिया जाता है। इसके इस पीछे वाले भाग को हम टेल कहते हैं, आगे वाले भाग को हम हेड कहते हैं। ठीक है, इस रेखाखंड की जो लंबाई है वो सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है, और तीर की जो दिशा है वो उस सदिश की दिशा को व्यक्त करती है। तो अगर इसमें मैं पॉइंट लिखूं तो क्या आएगा? दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला कि रेखाखंड की जो लंबाई है, रेखाखंड की लंबाई सदिश के परिमाण के समानुपाती होती है। सदिश के परिमाण, मैंने बताया था परिमाण मतलब क्या होता है? परिमाण मतलब होता है वैल्यू, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो परिमाण के समानुपाती होती है। और दूसरी, तीर की जो दिशा है, तीर की दिशा सदिश की दिशा को व्यक्त करती है। सदिश की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, तो इसमें मैंने ये बताया कि किसी भी सदिश को हम एक तीर द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? तीर द्वारा। तीर की दिशा सदिश की दिशा को व्यक्त करती है, और जो रेखाखंड की लंबाई है वो सदिश के परिमाण के समानुपाती होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अब हमें किसी भी सदिश को अगर ग्राफीय रूप से व्यक्त करना है तो हम एक उचित पैमाना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट करके लिख देता हूँ कि सदिश को व्यक्त करने के लिए ग्राफिकली
ग्राफिकली किसी सदिश को व्यक्त करने के लिए, किसी सदिश को व्यक्त करने के लिए उचित पैमाना लिया जाता है। उचित पैमाना मतलब स्केल लिया जाता है। ठीक है, समझिए मेरी बात, इसको मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम क्या डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम ये मान लें कि 50 मीटर उत्तर दिशा में 50 मीटर विस्थापन को दर्शाना है। ठीक है, उत्तर दिशा में 50 मीटर विस्थापन, अगर हम ये माने कि हमें उत्तर दिशा में 50 मीटर विस्थापन को दर्शाना है तो हम ग्राफ में 50 मीटर लंबा रेखाखंड नहीं बना सकते। 50 मीटर बहुत लंबा रेखाखंड नहीं बना सकते, तो हम इसके लिए उचित पैमाना लेते हैं। क्या पैमाना लेंगे? मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मीटर के बराबर है। ये पैमाना ले लिया। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 10 मीटर के बराबर है। तो 5 सेंटीमीटर किसके बराबर आएगा? 50 मीटर के बराबर आएगा। तो हम क्या करेंगे कि उत्तर दिशा में इस प्रकार 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचेंगे। कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचेंगे और वो 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड किसको व्यक्त करेगा? 50 मीटर के विस्थापन को व्यक्त करेगा। तो हम इस रेखाखंड की लंबाई कितनी बनाएंगे? केवल 5 सेंटीमीटर बनाएंगे। और पैमाना क्या लिया है कि 5 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर। क्लियर? इसी तरह से मान लो कि हमें पश्चिम दिशा में 100 न्यूटन बल को दर्शाना हो। पश्चिम दिशा में 100 न्यूटन बल को, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम पैमाना ले लेंगे कि माना 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 न्यूटन के बराबर। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर? 10 न्यूटन। तो पश्चिम दिशा में, ये पश्चिम दिशा में हम लाइन खींच देंगे और कितनी लंबी लाइन खींचेंगे? हम 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन के बराबर होगा तो 10 सेंटीमीटर किसके बराबर आएगा? 100 न्यूटन। तो इस प्रकार हम किसी भी सदिश को तीर द्वारा व्यक्त करते हैं। रेखाखंड की जो लंबाई है वो सदिश के परिमाण के समानुपाती होगी। जितना लंबा रेखाखंड होगा सदिश का परिमाण उतना ही ज़्यादा होगा। तीर की जो दिशा है, यहाँ पर तीर किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। तो तीर की दिशा सदिश की दिशा को व्यक्त करती है। यहाँ पे तीर किस दिशा में है? वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा में। तो तीर की जो दिशा है वो सदिश की दिशा को व्यक्त करती है। इसके इस भाग को हम शीर्ष कहते हैं और इस भाग को हम क्या कहते हैं? पूंछ कहते हैं। इस प्रकार हम किसी भी सदिश को व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर गाइस? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर गाइस? तो ये तो हमने ग्राफिकली किसी भी सदिश को तीर द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन लिखते समय हम किसी सदिश को किस प्रकार से लिखेंगे? तो उसके 2 मेथड हैं। ठीक है, पहला, हम किसी भी सदिश को अगर लेटर में लिखते हैं, अक्षरों से व्यक्त करते हैं, तो उसे हम बोल्ड करके लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बोल्ड करके, गहरे अक्षरों में लिखेंगे तो उसका मतलब होगा वो सदिश राशि। जैसे मान लो मुझे बल को व्यक्त करना है तो मैं बल को नॉर्मली F से लिखता हूँ, लेकिन अगर बल सदिश राशि है तो उसको मैं किस तरह से लिखूंगा? उसको मैं गहरा अक्षरों से लिखता हूँ, यानी कि उसको मैं बोल्ड लेटर में लिखूंगा। यहाँ पर गहरे अक्षर का मतलब है कि ये एक सदिश राशि है। अब अगर गहरे अक्षर से नहीं लिखना है तो हम उसके ऊपर तीर लगाकर भी व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब भी है ये सदिश राशि है और इसका मतलब भी क्या है? ये सदिश राशि है। यानी लिखते समय अगर हमें किसी सदिश को व्यक्त करना है तो हम उसके ऊपर या तो तीर का निशान लगा देते हैं या फिर इसको गहरा करके लिखते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये एक सदिश है AB, ठीक है, और AB एक सदिश राशि है, तो हम उसको किस प्रकार से लिखेंगे? या तो AB के ऊपर एक तीर लगा देंगे, इसका मतलब AB एक सदिश राशि है, या फिर AB को हम गहरे अक्षरों में लिखेंगे, तो इसका मतलब भी क्या है कि ये एक सदिश राशि है। क्लियर? तो किसी भी सदिश को लिखते समय हम अगर व्यक्त करना चाहे तो 2 तरीके हैं, या तो उसके ऊपर तीर का निशान लगा देंगे या फिर उसको गहरे अक्षरों से लिखा जाता है। ये सदिश को अक्षरों में व्यक्त करने का तरीका है। किसमें व्यक्त करने का तरीका है? अक्षरों में। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि किसी भी सदिश को अगर ग्राफिकली व्यक्त करना है तो हम तीर द्वारा व्यक्त करते हैं, और उसे अक्षरों में व्यक्त करना है तो उसके 2 तरीके, या तो अक्षर के ऊपर हम तीर का निशान लगा दें या फिर इनको गहरे अक्षरों में लिख दें। ठीक है, ये दोनों ही हम तरीके से सदिश को व्यक्त कर सकते हैं। इसको अपन रफ कर देते हैं और हम डिस्कस करते हैं सदिशों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा के बारे में। ठीक है, चलिए इसको रफ कर देते हैं। ये सारा का सारा आपके सिलेबस में ही है,
हम तीसरा और चौथा चैप्टर जो है वो कंबाइनली डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों काइनेमेटिक्स का ही पोर्शन है। दोनों में केवल और केवल गति के बारे में ही अध्ययन करना है, लेकिन गति के बारे में अध्ययन करते समय हमें कई सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होगी वो सदिश रूप में मिलेगी, इसलिए हम सदिश को पहले डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम मोशन को स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। हम ये भी कह सकते हैं कि हम जो ध्रुवीय सदिश पढ़ रहे हैं उसको भी और भागों में क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं समान सदिश के बारे में। समान सदिश यानी लाइक वेक्टर्स। देखिए, दो सदिश एक दूसरे के समान होंगे केवल और केवल तब जब उनके परिमाण और दिशा दोनों ही समान हो। समान सदिश किसे कहते हैं? ऐसे सदिश जिनके परिमाण और दिशा दोनों ही समान हो उन्हें समान सदिश कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम समान सदिश को रिप्रेजेंट करें तो किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे? मान लेते हैं कि एक्स वाई तल में हम दो सदिश को डिस्कस करते हैं। ये कोई एक्स वाई तल हम ले लेते हैं और इसमें हम दो सदिश को डिस्कस करते हैं। समान सदिश ऐसे सदिश जिनके परिमाण भी समान हो और दिशा भी समान हो। तो इसमें दो सदिश मैं लेता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास एक सदिश है जो है ए सदिश। मैंने बताया सदिश को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, इसके ऊपर तीर लगाता है। तो ये एक सदिश है, ए सदिश इसका नाम है। और दूसरा हम एक सदिश लेते हैं जो है बी सदिश। ठीक है, ये है बी सदिश। तो हम क्या देखते हैं, इस सदिश की लंबाई इस सदिश की लंबाई के बराबर है। और लंबाई किसके बराबर होती है? परिमाण के बराबर। मतलब इस सदिश का परिमाण इस सदिश के परिमाण के बराबर है और इसकी दिशा भी इस दिशा में है, इसकी दिशा भी इसी दिशा में, मतलब दोनों की दिशा भी समान है। तो अगर दो सदिशों का परिमाण समान हो, मतलब उनकी लंबाई समान हो और उनकी दिशा भी समान हो, तो ऐसे सदिशों को हम समान सदिश कहते हैं। कौन से सदिश कहते हैं? समान सदिश। तो इसमें दो पॉइंट कौन कौन से? पहली बात, परिमाण समान होना चाहिए। परिमाण क्या होना चाहिए? समान। और दूसरा, दिशा भी क्या होनी चाहिए? समान। तो अगर दो सदिशों का परिमाण समान हो, दिशा भी समान हो, तो ऐसे सदिशों को समान सदिश यानी कि लाइक वेक्टर्स कहते हैं। दोनों में से एक भी असमान हुआ तो ये समान सदिश नहीं होंगे। तो समान सदिश की क्या डेफिनेशन होगी? ऐसे सदिश जिनके परिमाण एवं दिशा दोनों ही समान हो, ऐसे सदिशों को समान सदिश कहते हैं। क्लियर है? दूसरी हम बात कर लेते हैं असमान सदिश यानी कि डिसलाइक वेक्टर्स। असमान सदिश, असमान सदिश, अनलाइक वेक्टर्स भी कहते हैं इसे, डिसलाइक वेक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, अनलाइक वेक्टर या डिसलाइक वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे सदिश जिनके परिमाण और दिशा दोनों समान हो तो उन्हें समान सदिश कहते हैं। दोनों में से एक भी असमान हुआ तो उन्हें असमान सदिश कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हमारे पास ए सदिश इस तरह से दे रखा है और दूसरा सदिश बी सदिश जो है वो इस तरह से दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, इस सदिश का परिमाण इस सदिश के परिमाण के बराबर है। दोनों लंबाई में तो बराबर है लेकिन दोनों की दिशा अलग अलग है, तब भी ये कौन से होंगे? असमान सदिश होंगे। दूसरी कंडीशन में हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास ए सदिश इस प्रकार से दे रखा है और बी सदिश इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, ये सी सदिश है मान लेते हैं और ये डी सदिश है। तो हम क्या देखते हैं कि दोनों सदिशों की दिशा तो समान है लेकिन एक सदिश छोटा है, एक सदिश क्या है? बड़ा। तो इस स्थिति में भी ये समान सदिश नहीं होंगे, असमान सदिश होंगे। तो डेफिनेशन क्या कहती है? यदि दोनों सदिशों के परिमाण या दिशा दोनों में से कोई भी एक भी असमान हुआ तो उन्हें अपन असमान सदिश कहते हैं। समान सदिश होने के लिए दोनों का परिमाण भी समान होना चाहिए और दोनों की दिशा भी समान होनी चाहिए। यहाँ दोनों का परिमाण समान है, लंबाई समान है, लेकिन दोनों की दिशा अलग अलग है। यहाँ दोनों की दिशा समान है लेकिन दोनों का परिमाण अलग अलग है, इसलिए इन्हें अपन क्या कहते हैं? असमान सदिश। तो डेफिनेशन में क्या कहते हैं? डेफिनेशन ये कहती है कि परिमाण एवं दिशा, परिमाण एवं दिशा में से कोई एक भी असमान हो तो
इन्हें असमान सदिश कहते हैं। तो इन्हें असमान सदिश कहते हैं। ठीक है, यानी दो सदिशों के अगर परिमाण और दिशा दोनों में से कोई भी एक भी असमान हुआ तो इन्हें अपन क्या कहते हैं? असमान सदिश कहते हैं। डिसलाइक वेक्टर्स या अनलाइक वेक्टर्स कहते हैं। क्लियर है? चलिए इसको भी रफ कर देते हैं। तीसरा पढ़ते हैं अपन विपरीत सदिश के बारे में। हम पढ़ते हैं ऑपोजिट वेक्टर्स, विपरीत सदिश। विपरीत सदिश यानी ऑपोजिट वेक्टर्स। देखिए ऑपोजिट वेक्टर्स बेसिकली क्या कि यदि दो सदिशों के परिमाण तो समान हो और उनकी दिशा विपरीत हो तो इन्हें अपन विपरीत सदिश कहते हैं। समझिए, मान लेते हैं हमारे पास दो सदिश है, ए सदिश और बी सदिश। दोनों का परिमाण समान है, दोनों की लंबाइयाँ समान है, मतलब दोनों का परिमाण समान है, लेकिन दोनों की दिशा विपरीत है। एक इस दिशा में है, एक उसकी उल्टी दिशा में है। ऐसे सदिशों को हम विपरीत सदिश या ऑपोजिट वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, ऑपोजिट वेक्टर्स क्या आएगा कि परिमाण तो समान हो, परिमाण तो इनका क्या होता है? समान, लेकिन दिशा एक दूसरे की क्या होती है? विपरीत। दिशा क्या होती है? विपरीत। ऐसे सदिशों को हम विपरीत सदिश या ऑपोजिट वेक्टर्स कहते हैं। इसको किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? मतलब ए सदिश का मान जो है वो बी सदिश के बराबर है, लेकिन दिशा में दोनों विपरीत है और दिशा को दर्शाने के लिए हम इसके आगे माइनस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? माइनस। इसका मतलब ए सदिश बी सदिश के बराबर तो है, लेकिन माइनस का मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। इन्हें अपन विपरीत सदिश कहते हैं या ऑपोजिट वेक्टर्स कहते हैं। क्लियर है गाइस? चलिए इसको भी रफ कर देते हैं। फोर्थ अपन पढ़ते हैं संरेखीय सदिश के बारे में। संरेखीय सदिश यानी कोलिनियर वेक्टर्स। देखिए वेरी इजी डेफिनेशन है। सदिश अगर किसी एक सरल रेखा के अनुदिश हो तो उन्हें अपन संरेखीय सदिश कहते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? सरल रेखा के अनुदिश, सरल रेखा के अनुदिश हो तो ऐसे सदिशों को अपन संरेखीय सदिश कहते हैं। मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक सरल रेखा कंसीडर की। ये मान लेते हैं एक सरल रेखा है और जितने भी सदिश हो वो इसी सरल रेखा के अनुदिश हो तो उसे सभी को हम संरेखीय सदिश कहते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने एक सदिश बनाया, ये ए सदिश है, तो ये ए सदिश भी इसी सरल रेखा के अनुदिश है, इसके समांतर है। ये मान लेते हैं मैंने बी सदिश बनाया, तो बी सदिश भी इसी सरल रेखा के अनुदिश है, दिशा भले कुछ भी हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमने सी सदिश बनाया इस तरह से, तो ये ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश सभी इसी सरल रेखा के अनुदिश हैं, तो इन सभी को हम संरेखीय सदिश यानी कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। क्लियर है गाइस? यानी अगर सभी सदिश किसी सरल रेखा के अनुदिश हो तो ऐसे सदिशों को हम क्या कहते हैं? संरेखीय सदिश कहते हैं। ओके ठीक, इसको भी अपन रफ कर देते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन शून्य सदिश के बारे में। उसके बाद अपन लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे इकाई सदिश। हम पढ़ते हैं शून्य सदिश। पांचवा पॉइंट है शून्य सदिश। शून्य सदिश जिसे अपन कहते हैं जीरो वेक्टर। देखिए यदि किसी सदिश का परिमाण जीरो हो तो उसे अपन शून्य सदिश कहते हैं। परिमाण क्या होना चाहिए? शून्य। परिमाण शून्य हो तो ऐसे सदिश को अपन शून्य सदिश कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अपन समझते हैं, जैसे मान लो कि हमने किसी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया 5 न्यूटन का और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया 5 न्यूटन का, तो दोनों 5-5 न्यूटन एक दूसरे की विपरीत दिशा में, नेट बल कितना आ जाएगा? 0। मतलब नेट जो बल है उसका मान 0 है, मतलब ये बल एक सदिश राशि है और उस बल का परिमाण कितना आएगा? 0 आएगा। तो ऐसे सदिश को अपन जीरो सदिश यानी कि शून्य सदिश कहते हैं। क्लियर है? तो इसको भी अपन रफ कर देते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं करते अपन, इसको रिप्रेजेंट नहीं करते। अब फाइनल पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इकाई सदिश गाइस, और वो इम्पॉर्टेंट है तो उसको अपन डिस्कस करते हैं। चलिए लास्ट फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वो हम बार बार यूज़ भी करेंगे। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे इकाई सदिश यानी एकांक सदिश के बारे में। इकाई सदिश भी कहते हैं इसे, एकांक सदिश भी कहते हैं इसे।
ठीक है, इंग्लिश में से कहते हैं यूनिट वेक्टर। देखिए नाम से स्पष्ट होता है, इकाई या एकांक का मतलब एक। ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है, जिसकी वैल्यू जो है वो एक होती है, 1 होती है, उसे अपन इकाई सदिश कहते हैं। तो इसकी खूब सारी डेफिनेशन में लिखाऊंगा और समझाऊंगा। ऐसा सदिश जिसका परिमाण इकाई हो, जिसका परिमाण इकाई हो, इकाई का मतलब एक हो, उसे इकाई सदिश कहते हैं, उसे इकाई सदिश कहते हैं। ठीक है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना होता है, एक होता है, उसे अपन इकाई सदिश कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, किसी सदिश की दिशा को व्यक्त करने के लिए जिस सदिश का यूज किया जाता है उसे इकाई सदिश कहते हैं। ठीक है, तो किसी सदिश की दिशा व्यक्त करने वाले सदिश को इकाई सदिश कहते हैं। ठीक है, या किसी भी सदिश में उसके परिमाण का भाग देने पर इकाई सदिश प्राप्त होता है। किसी सदिश में उसके परिमाण का भाग देने पर इकाई सदिश प्राप्त होता है, इकाई सदिश प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये 3 डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखाई है, इन तीनों को अपन समझते हैं। पहली बात, इकाई सदिश क्या, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है, यूनिट होता है, 1 होता है, उसे इकाई सदिश कहते हैं। अब इकाई सदिश क्यों यूज करते हैं, हमने बताया कि सदिश राशियां ऐसी राशियां होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो अगर दिशा को व्यक्त करना है तो हमें इकाई सदिश की आवश्यकता होती है। किसी भी सदिश की दिशा को व्यक्त करना है तो हमें जिस सदिश की आवश्यकता होती है उसे इकाई सदिश कहते हैं। अब ये इकाई सदिश कैसे प्राप्त किया जाता है, किसी भी सदिश में उसके परिमाण का क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है, तो उससे हमें इकाई सदिश प्राप्त होता है। ठीक है, इस डेफिनेशन को अपन समझते हैं। तो इकाई सदिश जो है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में एक और लिख देता हूँ कि इकाई सदिश को कैप लगाकर व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इकाई सदिश को कैप लगाकर व्यक्त किया जाता है, इकाई सदिश को कैप लगाकर व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, मान लेते हैं हमारे पास एक सदिश राशि है ए सदिश, मेरे पास एक सदिश है ए सदिश। इसके परिमाण को हम किस तरह से लिखते हैं, इसके परिमाण को अगर हमें लिखना है तो हम सीधा लिखेंगे ए। अगर सदिश मेरे पास है ए सदिश, ठीक है, सदिश मेरे पास कितना है, कोई सदिश है जो है ए सदिश, सदिश राशि को तीर लगाकर व्यक्त करते हैं, परिमाण को सीधे व्यक्त करते हैं। तो ये तो सदिश है, ये इसका परिमाण है, और हमें इकाई सदिश ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है, इकाई सदिश। तो मैंने क्या बताया कि इकाई सदिश कैसे ज्ञात करते हैं, उस सदिश में उसके परिमाण का क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो इकाई सदिश बराबर क्या आएगा, सदिश बट्टे परिमाण। सदिश में हम उसके परिमाण का क्या देंगे, भाग देंगे। ठीक है, तो इकाई सदिश को हम किससे व्यक्त करते हैं, कैप लगाकर। तो ए का इकाई सदिश निकालना तो इसके ऊपर कैप लगा देंगे, ये इकाई सदिश होगा, बराबर सदिश में उसके परिमाण का क्या देंगे, भाग देंगे। क्लियर है, तो समझिए यहाँ से मेरे पास ये तो आ जाएगा इकाई सदिश की डेफिनेशन कि किसी भी सदिश में उसके परिमाण का भाग देने पर जो सदिश प्राप्त होता है उसे इकाई सदिश कहते हैं। मैं समझाऊंगा, आराम से सुनना। यहाँ से मैं ये इसके भाग में है, इधर आ गया तो गुणा में आ जाएगा। तो ए सदिश बराबर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा ए कैप। मतलब किसी भी सदिश को हम किस तरह से व्यक्त करते हैं, किसी भी सदिश को व्यक्त करने के लिए उसके परिमाण को, क्योंकि ए इसका परिमाण है और ए सदिश, ए कैप क्या है, इसका इकाई सदिश है, उसके
इकाई सदिश से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, मैं इस बात को थोड़ा समझा देता हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको रफ करता हूँ और थोड़ा आपको समझाता हूँ कि इसका क्या सेंस है। ठीक है, चलिए, तो आई होप अपना लिख लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलिए, अब मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ कि हमने इकाई सदिश क्यों पढ़ना है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैंने ये बताया कि किसी भी सदिश को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ कि बल F सदिश बराबर 5 न्यूटन, तो यहाँ तो केवल मुझे ये पता है कि बल 5 न्यूटन लग रहा है, लेकिन किस दिशा में लग रहा है वो नहीं पता, तो हमें लिखना पड़ेगा पीछे कि भाई नॉर्थ डायरेक्शन है या साउथ डायरेक्शन है। जैसे मान लो 5 न्यूटन साउथ डायरेक्शन है, ठीक है, या फिर F बराबर 5 न्यूटन वेस्ट डायरेक्शन है। तो हमें क्या पता चलता है कि ये 5 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में लग रहा है, ये 5 न्यूटन का बल दक्षिण दिशा में लग रहा है, ये 5 न्यूटन का बल पश्चिम दिशा में लग रहा है। लेकिन हर बार तो जरूरी नहीं है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा में ही बल लगे, भाई दिशाएं तो अनंत संभव होती है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी सदिश को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ हमें उसकी दिशा भी पता होनी चाहिए। तो इस दिशा को व्यक्त करने के लिए हम इकाई सदिश का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इकाई सदिश का यूज करते हैं। इकाई सदिश का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इकाई सदिश को एक, उसका परिमाण एक होता है, एक को किससे भी गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब समझिए बेटा, हमने क्या बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, मैंने बताया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, है ना, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अगर हमें व्यक्त करना है तो हम क्या यूज करते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करते हैं, निर्देश तंत्र यूज करते हैं, जिसमें 3 अक्ष होती है, x, y और z, और उसी x, y और z अक्ष के जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है उसे हम उसका मूल बिंदु कहते हैं। जैसे मान लो मुझे इस बिंदु P की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, तो मैं नहीं बता सकता इसकी पोजीशन कहाँ पे, आई रियली डोंट नो द पोजीशन। मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक निर्देश तंत्र लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक निर्देश तंत्र लगा दिया इस प्रकार से, एक निर्देश तंत्र लगा दिया जिसमें 3 अक्ष है, x, y और z। ठीक है, अब इस बिंदु P पर हम पोजीशन ज्ञात कर सकते हैं। x अक्ष पर इसकी कुछ दूरी होगी, y अक्ष से इसकी कुछ दूरी होगी और z अक्ष से इसकी कुछ दूरी होगी। तो इसके निर्देशांक मिल जाएंगे x, y, z, इसके कुछ निर्देशांक मिल जाएंगे। अब अगर इसकी पोजीशन को मुझे फाइंड आउट करना तो बड़ी इजीली मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम 3 अक्ष वाले इस सिस्टम का यूज करते हैं जिसे हम कार्तीय निर्देशांक तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो हमें इसी की अनुदिश दिशा भी फाइंड आउट करनी होती है कि वो x दिशा के अनुदिश होगा या y दिशा के अनुदिश होगा या z दिशा के अनुदिश। तो हम क्या करते हैं कि x अक्ष की दिशा ज्ञात करने के लिए या x अक्ष की दिशा बताने के लिए इसके अनुदिश एक इकाई सदिश लेते हैं जिसे हम i कैप कहते हैं। क्या कहते हैं? i कैप। इसी तरह y अक्ष की दिशा बताने के लिए हम जो इकाई सदिश लेते हैं उसे j कैप कहते हैं, और z अक्ष के अनुदिश दिशा बताने के लिए जो इकाई सदिश लेते हैं उसे k कैप कहते हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? x अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश कितना है? x अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश मैं क्या मानता हूँ? हमेशा i कैप मानता हूँ। इसी तरह y अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश मैं क्या मानता हूँ? j कैप मानता हूँ, और z अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश क्या मानता हूँ? k कैप मानता हूँ। अब इस बात को समझिए, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अगर मैं ये लिखता हूँ कि F सदिश यानी बल बराबर 5 न्यूटन x अक्ष के साथ, x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश, ठीक है, मैं लिखता हूँ कि F बराबर 5 न्यूटन x अक्ष के अनुदिश, यानी बल 5 न्यूटन का लग रहा है, x अक्ष के अनुदिश लग रहा है, ये मुझे लिखना पड़ा। अब मैं ये ना लिखूँ और सीधा ये लिखूँ कि F बराबर 5 न्यूटन I कैप सीधा, तो इसका मतलब होगा कि 5 न्यूटन का बल I कैप का मतलब क्या है? I कैप किसके अनुदिश इकाई सदिश है? x अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि 5 न्यूटन का बल x अक्ष की धनात्मक दिशा के अनुदिश कार्य कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ F बराबर 5 न्यूटन j कैप, तो इसका मतलब क्या है? ये 5 न्यूटन का बल लग रहा है। j कैप का मतलब क्या है? j कैप किसके अनुदिश है? y अक्ष के अनुदिश है, मतलब 5 न्यूटन का बल y अक्ष के अनुदिश लग रहा है। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं F बराबर 5 न्यूटन k कैप, तो इसका मतलब क्या है कि 5 न्यूटन का बल लग रहा है, किस अक्ष के अनुदिश लग रहा होगा? z अक्ष के अनुदिश, क्योंकि k कैप किसके अनुदिश है? z अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश है। तो बेसिकली क्या है? ये एक सदिश राशि,
जिसमें ये तो इसका परिमाण है और ये जो इकाई सदिश हम लिख रहे हैं ये क्या दर्शा रहा है, इसकी दिशा को दर्शा रहा है। कैसे दर्शा रहा है, यहाँ पे 5 न्यूटन तो ये दर्शा रहा है कि ये 5 न्यूटन का बल है, ये इसका परिमाण है। लेकिन आई कैप से हमें क्या पता चलता है कि ये बल एक्स अक्ष के अनुदिश लग रहा है, मतलब आई कैप क्या दर्शा रहा है, इसकी दिशा दर्शा रहा है। तो इकाई सदिश क्या दर्शाता है, दिशा दर्शाता है। क्लियर। इसी तरह से जे कैप क्या दर्शा रहा है, इसकी दिशा दर्शा रहा है कि 5 न्यूटन का बल वाई एक्स के अनुदिश लग रहा है। और के कैप क्या दर्शाता है कि 5 न्यूटन का बल जेड एक्स के अनुदिश लग रहा है। इसी तरह से अगर हम ये लिखें कि F बराबर 5 न्यूटन और आई कैप की जगह अगर माइनस आई कैप लिख दें तो इसका मतलब क्या है कि जो बल एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में लग रहा था, यहाँ पर आई कैप का मतलब है कि बल इस दिशा के अनुदिश लग रहा था, पॉजिटिव। और अगर माइनस आई कैप है मतलब एक्स इस दिशा में लग के इस दिशा में लगेगा। इसी तरह से अगर F सदिश बराबर हम लिखे 5 न्यूटन माइनस जे कैप, तो प्लस जे कैप का मतलब बल क्या लग रहा था, वाई एक्स के अनुदिश लग रहा था ऊपर, और माइनस जे कैप का मतलब ये वाई एक्स के अनुदिश क्या लगेगा, नीचे। इसी तरह से हम लिखे F सदिश बराबर 5 न्यूटन माइनस के कैप, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बल लग रहा था जेड एक्स के अनुदिश इस दिशा में, और माइनस के कैप का मतलब जेड एक्स के अनुदिश इस दिशा में लगेगा। क्लियर है। तो हमने क्या डिस्कस किया, इकाई सदिश बेसिकली क्या दर्शाता है, इकाई सदिश किसी भी सदिश की दिशा को व्यक्त करता है और इसका परिमाण कितना होता है, 1 होता है। ये मैं आगे आपको प्रूफ कराऊंगा कि किसी इकाई सदिश का परिमाण 1 कैसे होता है। क्लियर गाइस। तो आज के इस सेशन में हमने बेसिकली डिस्कस किया कि किसी सदिश को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये जो ध्रुवीय सदिश हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। इंपॉर्टेंटली हमने क्या पढ़ा इसमें, इकाई सदिश के बारे में, कि किसी भी सदिश को व्यक्त करने के लिए, उसकी दिशा को व्यक्त करने के लिए जो सदिश यूज होता है उसे इकाई सदिश कहते हैं। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश आई कैप, जे कैप और के कैप होते हैं और इनका अपन पूरे चैप्टर में यूज करेंगे। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।